अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, क्या वाकई इमरान खान की हुकूमत बेख्तियार थी, बेबस थी? और अगर ऐसा था तो उन्हें ये एहसास हुकूमत जाने के कई महीनों के बाद क्यों हो रहा है? इमरान खान साहब दौरान इक़्तिदार जब भी मीडिया के कैमरों के सामने आए तो इदारों के साथ एक ही पेज पर होने का राग लापते थे, लेकिन अब उनका ये गिला सामने आ रहा है कि उनके हाथ में तो कुछ था ही नहीं। फैसला करने और सज़ा देने की ताकत तो किसी और के पास थी। गुज़श्ता दिनों इमरान खान ने कहा कि अगर उन्हें वज़ीर आज़म के तौर पर आधी पावर्स भी इस्तेमाल करने दी गई होती तो उनका मुकाबला शेरशाह सूरी से होता। साबिक वज़ीर आज़म ये दावे कर रहे हैं कि 3.5 साल वो मुल्क के वज़ीर आज़म तो थे, मगर ताकत किसी और के पास थी और निज़ाम कोई और चला रहा था। जबकि 2018 से पहले जब वो इक़्तिदार हासिल करने की तगोदौ में थे, तब ये कहते थे कि वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो डम्मी वज़ीर आज़म बने और फैसले कहीं और से कोई और कर रहा हो। नाज़रीन, अर्ली इलेक्शन और बस अर्ली इलेक्शन। महसूस होता है कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात, गुफ्तगू, टेबल टॉक जैसे तमाम ऑप्शन कहीं बहुत पीछे छोड़ चुकी है और अब हार्ड हिटिंग का वक्त आ गया है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी किसी हद तक मुफाहमत की बात करते तो नज़र आ रहे हैं कि मुशावरत से मामलात हल होने चाहिए, मगर लगता है कि इमरान खान साहब सारी कश्तियाँ जलाने के बाद अपनी सियासत का फाइनल राउंड यानी जारहाना हिकमत अमली अपना चुके हैं। क्योंकि एक तो इमरान खान ने असम्बली में वापस ना जाने का ऐलान कर दिया, तो दूसरी तरफ इस्लामाबाद कॉल के लिए हर मुमकिन तैयारी की कोशिशों में जुटे हुए हैं। और इस्लामाबाद मार्च में उन्होंने क्या हिकमत अमली अपनानी है, इसका राज उन्होंने अपने सीने में अभी तक रखा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए हर हद तक जाने का इरादा कर चुकी है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के बाद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी आज ऐसे ही ख्यालात का इजहार किया है कि वो कैसे इस मार्च को रोकेंगे, कैसे निपटेंगे। ज़रा देखिए। आइन के मुताबिक वक्त पे इंशाल्लाह इंतखाबात होंगे। अगर हमें जो फैसला किया उससे पेशतर इंतखाबात का, तो वो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत का इंशाल्लाह ताला फैसला हो। मियाँ शहबाज शरीफ की सरबराही में जो PDM की हुकूमत है, PDM की पार्टियां फैसला करेंगी। वो किसी दबाव में या किसी डिक्टेशन के ऊपर फैसला नहीं होगा। ये एक डिस्क्रेशन है हमारे पास, आइन इजाज़त देता है। वक्त से पहले इंतखाबात हो सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात का दूर दूर तक निशान नहीं है। नाज़रीन, नून लीग PTI के खिलाफ तो PTI नून लीग के खिलाफ सख्त इकदाम करते हुए नजर आ रहे हैं। बात गिरफ्तारियों तक पहुंच चुकी है। जहां पंजाब हुकूमत वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने के लिए कोशिशें कर रही है, ऐलान कर रही है, वहीं वफाकी हुकूमत भी PTI रहनुमाओं को गिरफ्तार कर रही है। शहबाज गिल की रिहाई हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि सेनेटर आजम सवाती को भी इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर PTI रहनुमा सरापा एहतजाज बने हुए हैं। एक तरफ इस्लामाबाद में एक बड़े एहतजाज के इम्कानात हैं, तो दूसरी तरफ मुल्क में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं 16 अक्टूबर को। कौमी असम्बली की 8 और सूबाई असम्बली की 3 नशस्तों पर 16 अक्टूबर को ये इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिनकी इंतखाबी मुहिम इमरान खान पुरजोर तरीके से चला रहे हैं। ज़िमनी इंतखाबात के मार्के के बाद तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद कॉल के लिए मज़ीद मुतहरिक होती है या फिर उनका जोर टूट जाता है? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अंदलीब साहिबा। अंदलीब साहिबा, अभी जो इमरान खान साहब के मैंने 2018 के 2020 के जो मैंने शॉर्ट सुनवाए, जिसमें वो एक ही पेज पर होने की बात करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि कोई भी फैसला मेरे से पूछे बगैर नहीं होता, जो भी फैसला है मैं इसका जिम्मेदार हूँ। और आज वो ये कहते हैं कि पिछले 3.5 सालों में हुकूमत तो मेरी थी, लेकिन फैसले कहीं और से होते थे, हुक्मरानी किसी और की थी। मेरे पास अगर थोड़े से भी इख्तियारात होते तो मैं शेरशाह सूरी का मुकाबला करता। अब समझ में नहीं आ रही है कि आज इमरान खान साहब ठीक बात कर रहे हैं या 2018 और 20 में वो ठीक बातें कर रहे थे एक पेज पर होने की। शुक्रिया शाजिया। सबसे पहली बात तो ये कि उन्होंने जो बयान दिया है आज, उस बयान में उन्होंने कहा कि शुरू में एस्टैब्लिशमेंट मेरे साथ थी, आखिरी 4 महीनों में प्रॉब्लम्स शुरू हुए। ये इनका एग्जैक्ट बयान है, नंबर 1। नंबर 2, खान साहब ने ऑब्वियसली जिन चीज़ों पे स्टैंड लिया, उन चीज़ों की वजह से मसला हुआ। और सबसे बड़ा जो था, क्योंकि मैं तो फॉरेन मिनिस्ट्री में थी, वो जो रूस जाने के ऊपर एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं, अमेरिका ने उसको जवाज बनाया, लेकिन उसमें सब स्टेक होल्डर्स शामिल थे। आपको भी आपके चैनल ने, सबने दिखाया कि जी रूस जाने से पहले तमाम एक्स फॉरेन सेक्रेटरीज जो थे
और एम्बेसडर्स और सबसे अस्करी क़यादत सबसे मुशावरत की, सब ने कहा कि जी आप रूस जाएं, इस वक्त तेल की कीमतें बहुत महंगी है, पाकिस्तान की आवाम मारी जाएगी, हम इंडिया जा रहे हैं, वहां से सस्ता तेल ले। ये तो रशिया का मसला हो गया ना। वो पूरे 3.5 सालों की हुक्मरानी की भी बात की है कि हुकूमत मेरी थी, इक़्तिदार किसी और के पास था, ताकत किसी और के पास थी, फैसले कहीं और से होते थे। उन्होंने बड़ी दफा ये बात की है पिछले कुछ अरसे में, वो 4 महीनों को एग्जैक्ट नहीं देख रहे हैं, वो अपने 3.5 सालों के इक़्तिदार की बात कर रहे हैं, हुक्मरानी की बात कर रहे हैं कि फैसले कहीं और से होते थे, उनके पास तो इख्तियार ही नहीं था। मैं तो आपको बता रही हूं कि उनका जो आज का बयान है, जो उन्होंने क्लैरिफाई किया है, उन्होंने कहा है कि शुरू में बिल्कुल मेरे साथ थी, लेकिन कुछ महीनों से प्रॉब्लम्स शुरू हो गई थी, जिसपे कि खान साहब को आप जानते हैं उन्होंने स्टैंड लिया, नेशनल इंटरेस्ट के लिए स्टैंड लिया। आप अमेरिका की गुलामी करेंगे और आप अपने लोगों को 150 से 250 पे तेल देंगे, लेकिन आप उनको सस्ता तेल नहीं देंगे क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता, तो इसका मतलब है कि आप अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं, आप पाकिस्तानियों के लिए काम नहीं कर रहे। इस बात पे सारा झगड़ा स्टार्ट हुआ, इस बात पे आज भी खड़े। मुझे बताया आज तक हुकूमत ने क्यों नहीं जाके तेल लिया, क्यों नहीं गैस ली, क्यों नहीं आटा लिया, अभी तक नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि जो इनको लेके आए हुए हैं वो इस डील पे लेके आए हैं कि जी आप अवाम को झोंके हैं। आप जैसे कि मुसद्दिक मलिक ने कहा कि जी जहर देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप इनको जहर दें, लेकिन आपने रूस से कोई निगोशिएशन नहीं करनी, ये इन्होंने तय किया हुआ है। ये तो मतलब जो कुछ आप लोगों के साथ आज हो रहा है, अमेरिकी इनको लेके आए, जो कुछ आप लोगों के साथ आज हो रहा है, ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ खराब ताल्लुकात का नतीजा है जो भुगतना पड़ा है आज आप लोगों को। बिल्कुल। आप देखें, एक ट्वीट की है आजम स्वाति ने, एक ट्वीट की है और उस बुजुर्ग को उठा के नंगा करके रात के 3 बजे उसकी फैमिली जो है वो हरासा हो रही है, पता ही नहीं है वो कहाँ है, और उनके साथ वो जो टॉर्चर किया है गायब करके, और फिर उसके बाद अब वो रिमांड और ये और वो सारा प्रोसेस शुरू हो गया। लेकिन मुझे ये बताएं शाजिया कि कभी आपने देखा है कि अवाम इस तरह जो है निकली हो? आप देखें कि इस वक्त मुल्क की मईशत जो है, जो मैं आपको बता रही हूं, मूडीज ने CAA1 नेगेटिव, ये आपके सागदार के आने के बाद है, जीनियस। आज फिर डॉलर चढ़ गया, क्योंकि जब आप जाली तरीके से आर्टिफिशियली चीजों को मैनेज करते हैं वो देर पा साबित नहीं होती। फिच ने आपको B नेगेटिव कर दिया है, स्टैंडर्ड एंड पुअर ने आपको B नेगेटिव कर दिया, और सबसे खतरनाक बात, आपका जो बॉन्ड है आपका 81%, 81% आपका डिस्काउंट पे है, और ये डिफॉल्ट की क्लियर निशानी होती है। ठीक है, आपका तो अब आप लोग ये 16 अक्टूबर के ज़िमनी इंतखाबात के बाद खान साहब ने ऐलान करना है लॉन्ग मार्च का, या इसमें और मजीद डिले है? देखिए, ज़िमनी इंतखाबात ऑब्वियसली एक फैक्टर है, क्योंकि हम तो हमेशा से चाहते हैं कि इंतखाबात हो, वो नहीं चाहते थे, उन्होंने पूरी कोशिश की, कभी सैलाब लाए, कभी बारिश लाए, कभी वो धूप ले आए, कभी कुछ ले आए, कभी कुछ ले आए। लेकिन एक और चीज मान लें आप लोग, इलेक्शन कमीशन जानिबदार नहीं है, उन्होंने इसी हुकूमत की जो थी एप्लीकेशन इस हवाले से मौखर करने की दरखास्त मुस्तरद की है, तो आप लोगों का ये जो बयानिया कि इलेक्शन कमीशन जानिबदार है, चीफ इलेक्शन कमीशन जानिबदार है, वो गलत साबित हो रहा है। सबसे पहली बात तो यह है कि आप ये कह ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो 10वीं दफा वो कर रहे हैं, और उनके अपने बंदे ANP वालों ने थ्रेटन किया था कि अगर इस दफा हुए तो हम छोड़ जाएंगे। तो आपको पता है ना, कोलिशन अगर टूटती है, 4-5 बंदे इधर उधर होते हैं, तो ये तो कहीं के नहीं रहेंगे। इनका तो खात्मा बिल खैर हो गया हुआ है, सियासी तौर पे भी, मुआशी तौर पे भी, और पार्लियामेंट में भी हो जाना था। तो असल बात वो थी। अब जहां तक ये इंतखाबात का ताल्लुक है, बिल्कुल हमने, आपको पता है वो जो 20 हल्के थे, तब भी मैं आपके प्रोग्राम में आई थी, तब भी मुझे कहा गया था कि जी 6-7 आपकी सीटें उससे ज्यादा नहीं होंगी। मान ले बीबी, आप इतना अपने आप को क्या कर हल्कान कर रही हैं, नहीं होंगी। मैंने तब भी कहा था कि 6-7 आप कह रहे हैं, 6-7 अब मेहनत से करेंगे, हमारी होंगी, और हुई। इस दफा भी इंशाल्लाह हमारा रिजल्ट वो आएगा। 11 की 11 नशिस्तें आपकी हैं, इसीलिए तो इंतखाबात चाहते नहीं है। 11 की 11 नशिस्तें जीत जाएंगे आप लोग, 11 की 11 नशिस्तें जीत जाएंगे, कौमी असम्बली की 8 और सूबाई 3। देखें,
मुझे तो बिल्कुल, मैंने पिछली दफा भी कहा था, मैं समझती हूँ कि हमारी 17-18 सीटें थी। मैं इस दफा भी कह रही हूँ कि हमारी 11 सीटें हैं। ऑब्वियसली जब आप पूरी आपकी इस्टेब्लिशमेंट, आपके इदारे, आपके टीचर, आपके सारे वो जो मशीनरी ये यूज करते हैं, पुलिस, इमरान खान के ऊपर इतने केसेस हैं। पाकिस्तान, अभी कोई वो प्रोफेसर अस्करी बता रहे थे, पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इतने केसेस नहीं हुए। तो इमरान खान कहता है ना कि बस वो रह गया चाय में रोटी डाली है, ये इस पे केस नहीं किया। मेरे पे 7 केसेस, 4 दहशतगर्दी के केस, 1 कत्ल का केस मेरे पे, डॉक्टर यास्मीन पे। आप मुझे बताएं कि इसको ट्वीट देने पे उठा के आप एक बुजुर्ग को टॉर्चर करें। मुझे बताएं कि ये सारे ये हरबे क्या है कि हार जाए, हम काम ना कर सके, हम डर जाएं। लेकिन इसके बावजूद आप लोगों ने लॉन्ग मार्च करना है, जाऊंगी। लेकिन इसके बावजूद जो आप लोगों की स्ट्रेटेजी नजर आ रही है, लॉन्ग मार्च करना है। लेकिन राना सनाउल्लाह की बात भी आप लोगों ने सुन ली होगी कि इमरान खान जब घर से निकले तो जान अल्लाह की अमान में देकर निकले, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपको पता है 25 मई वाले दिन जो कुछ हुआ, बाद में आप लोगों ने कहा, खान साहब ने भी कहा कि डर था कि कोई खून खराबा ना हो जाए, जिस वजह से उन्होंने कॉल को वापस लिया और लॉन्ग मार्च को आगे नहीं लेकर बढ़े वो। तो अगर अब की बार इस तरह होता है, हुकूमत ने तो बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए हैं, वो कहते हैं कि फिर देख लेंगे जो भी होगा। तो आप लोग तैयार हैं, अगर किसी की जान जाती है, जाए, कुछ भी होता है, वो आप लोगों ने लॉन्ग मार्च करना है, हुकूमत ने मुकाबला करना है, रोकना है आप लोगों को? देखिए, जो राना सनाउल्लाह ने कहा, अल्लाह माफी दे, जान तो आप जब भी निकले अल्लाह के वाले ही होती है। हमें क्या पता कि अगले मिनट क्या हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, ये इस खून खराबे को, क्योंकि राना सनाउल्लाह की रेप्यूटेशन ये है कि उसने 100 बंदों को गोलियां मारी हुई हैं, 2 औरतों के मुंह पे गोलियां मार के, जो ये मरियम कहती है ना कि जी मैं मारी गई, मेरे खानदान मारा गया, मेरी अम्मी, मेरे अब्बू, और अब्बू कहते हैं मेरी बेटी, जब आपने उठ के 100 बंदों के मुंह पे गोलियां मारी, 2 जिसमें से एक हामिला औरत थी जिसकी बच्ची आज तक भी रोती है कि मेरी मां कहां है, तो आपका ख्याल है कि ये अवाम आपको बख्शेगी? ये बात मेरे शाजिया आपके हाथ से निकल चुकी है। अवाम इस वक्त, और हमने रोक के रखा हुआ था इसीलिए क्योंकि हमें पता था कि बेचारे जब ये बर्बरियत करेंगे, ये औरत नहीं देखेंगे, ये बच्चा नहीं देखेंगे, ये बूढ़ा नहीं देखेंगे। तो आप लोग तैयार हैं, अवॉइड करना चाहते थे, आप लोग तैयार हैं, लेकिन जिन लोगों को आप लोगों ने साथ लेकर निकलना है, उनको क्या, उनकी कोई जमानत नहीं है, उनको कोई गारंटी नहीं है, बस वो निकले, किसी को गोली लगती है लगे, कोई जख्मी होता है हो, किसी की जान जाती है जाए, आप लोगों ने लेके निकलना, जिम्मेदारी भी आप लोगों पर पड़ती है ना। ये वो मामला क्या है? मामला ये है कि श्रीलंका हो जाना है, यहाँ लोग खुद ही पहुंच जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, हम लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन जो गोलियां मारेंगे, जो भी वो होंगे, क्या वो ज्यादा देर छुप सकते हैं? मेरे पे गोलियां मरवाई थी जब वो आपको याद होगा पनामा लीक्स के ऊपर मैं जा रही थी, तो पुलिस ने मेरे पे गोलियां खोली थी, और ये इनकी हिस्ट्री रही है। लेकिन हम चलते रहे, क्योंकि आपने कुर्बानी देनी है तो आगे बढ़ेंगे ना। अगर आप यही डरते रहे, जैसे राना सनाउल्लाह डरता है और वो इस्लामाबाद नहीं छोड़ता कि हाय मुझे पकड़ ना ले, तो फिर तो आप कहीं भी नहीं जा सकते। फिर आप सिर्फ बैसाखियों से आ सकते हैं, फिर सिर्फ आप अमेरिका से डील करके आ सकते हैं, फिर आप सिर्फ एनआरओ लेके आ सकते हैं, फिर आप सिर्फ 100 लोगों को एनआरओ से आ सकते हैं। एनआरओ से ये जुड़ा एक सवाल, आप लोगों का जो एक करप्शन का, चोर डाकू लुटेरे जो एक बयानिया था, बाइज्जत हर मुकदमे से वो बरी हो रहे हैं। 16 अरब का मनी लॉन्ड्रिंग का केस, हमजा शहबाज भी बाइज्जत बरी, शहबाज शरीफ भी बाइज्जत बरी, मरियम नवाज भी एवन फील्ड से बाइज्जत बरी, केसेस खत्म होते जा रहे हैं। आप लोगों का बयानिया तो मर गया है। मेरी बात सुने, ये जो लफ्ज है ना बाइज्जत, ये बेइज्जत बरी है। ये ऐसे है कि ये अल्लाह ताला ने इनको इनके घरों में कैद कर दिया है। ये निकलते हैं, एयरपोर्टों पे जाते हैं, हम तो नहीं जानते कौन लोग हैं, सारी दुनिया में पाकिस्तानी हैं, उनको चोर चोर कहते हैं। ये अपने अपार्टमेंट्स में से निकलते हैं, लोग इनको सांस नहीं लेने देते। ये रेस्टोरेंट्स में बैठते हैं, लोग इनको खाना नहीं खाने देते। तो इस किस्म की बेइज्जती, इस किस्म की जिल्लत, मैं कहती हूं ये जो मर्जी कर ले, तो कहते हैं पीटीआई वाले करवा रहे हैं, पीटीआई वाले जत्थे इकट्ठे करवाते हैं, वो लोग तो ये कहते हैं ना।
आप मतलब ये कि सारी दुनिया में 160 कंट्रीज में पीटीआई वालों ने एग्जैक्ट डेट पे सारे 365 दिन के लिए लोग हर गली में हायर किए हुए हैं। तो यही तो इनकी खूब गलतफहमी है। सबसे बड़ा इनका मसला ये कि अवाम को ये बेवकूफ समझते हैं। वो समझते हैं कि ये बिल्कुल डम है, ये इनको कुछ नहीं पता, हम जो मर्जी झूठ बोले सच बोले ये कुछ नहीं कहेंगे, ये भेड़ बकरियां हैं। इस पे अवाम को सख्त गुस्सा है। ये जो आजकल का 10 साल का बच्चा है ना शाजिया, वो मेरे आप से ज्यादा स्मार्ट है। वो मेरे आप से जल्दी फोन पे बताएगा कि शाजिया सही कह रही है, अंदलीप सही कह रही है, कौन कह रही है, एविडेंस के साथ बताएगा। ये चीज मिस कर गए हैं और इस मिस होने का अवाम इनको कभी नहीं बख्शेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक की रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा मेरे साथ ही। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब आपका। शामी साहब, इमरान खान साहब पिछले कुछ दिनों से हमें लग रहा है कि और मज़ीद जो है ना वो गुस्से में भी नज़र आ रहे हैं, एग्रेसिव भी नज़र आ रहे हैं। उधर से राना सनाउल्लाह साहब भी कहते हैं कि इमरान खान साहब जब घर से बाहर निकले लॉन्ग मार्च के लिए तो अपनी जो जान है वो अल्लाह की अमान में देकर निकले, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। दोनों तरफ से भरपूर तैयारी है। शायद किसी को ये ख्याल नहीं है कि जो लॉन्ग मार्च के साथ लोग जाएंगे वो तहरीक इंसाफ ने जिम्मेदारी लेनी है, स्टेट ने लेनी है, हुकूमत ने लेनी है। उन लोगों की जिम्मेदारी किसने लेनी है? हमारी सियासत में इतनी शिद्दत पसंदी, इतना एग्रेसिवनेस क्यों आती जा रही है? दोनों तरफ से रवैये बहुत एग्रेसिव हैं शामी साहब। हाँ जी, रवैये तो अग्रेसिव हैं और इमरान खान साहब भी बहुत तुंदो तेज तकरीरें कर रहे हैं और राना सनाउल्लाह भी तुर्की में तुर्की हैं। वो अब ये लैला कौन है दैला कौन है ये फैसला लोग सुनने वाले कर लेंगे। बहरहाल शिद्दत जो है दोनों जगह मौजूद है, दोनों तरफ मौजूद है। इमरान खान साहब को चाहिए कि वो अपनी जो मुहिम है वो सियासी अंदाज से चलाएं, आइन और कानून के दायरे में रहकर चलाएं, तो फिर मेरा ख्याल कोई बदमज़गी भी नहीं होगी और कोई मामला ख़राब भी नहीं होगा। वो जलसे कर रहे हैं, जुलूस भी निकाल सकते हैं, लॉन्ग मार्च भी कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग मार्च के जरिए अगर आप हुकूमत तब्दील करने की बात करेंगे और ये कहेंगे कि हम तख्ता उलट देंगे तो फिर मामला मुख्तलिफ हो जाएगा। बहरहाल इस वक्त वो कह रहे हैं कि KPK की हुकूमत भी उनके पास है, पंजाब की हुकूमत भी उनके पास है, गिलगित बल्तिस्तान पर भी उनका झंडा लहरा रहा है, आजाद कश्मीर पर भी उनकी जमात की हुकूमत है। तो इस्लामाबाद को तो चारों तरफ से उन्होंने घेरा हुआ है। तो उनका ख्याल ये है कि मतलूबा नताइज हासिल कर लेंगे, लेकिन अगर जबरदस्ती को कोशिश होगी तो फिर तसादुम होगा। ये भी तारीख ही होगी ना। तारीख में आपने कभी धरनों लॉन्ग मार्च के नतीजे में हुकूमतें बदलती देखी हैं? जितनी तारीख मैंने पढ़ी है इस तरह मैंने तो नहीं ना देखा है ना पढ़ा है। अगर ऐसा होता है ये भी तारीख बनेगी फिर? आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। हाँ। और जब फौज ने इंटरवीन किया है तो फिर हुकूमत बदली है। भुट्टो साहब को भी इख्तिदार से हटाने के लिए फौज को आना पड़ा और उसके बाद नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको रुखसत करने के लिए परवेज मुशर्रफ साहब आए। तो हुकूमत जो है वो जुलूस से, जलसे से, मज़ारे से नहीं बदलती। उसके लिए जो ताकत दरकार होती है वो बहरहाल फौज के पास है और फौज ही के जरिए हुकूमत बदली जा सकती है। बाकी तो फिर दंगा फसाद है, तसादुम है और कुछ नहीं है। लेकिन अभी जो इस तरीके से मुस्लिम लीग नून को रिलीफ मिल रहा है, केसेस से बरी हो रहे हैं, एक NRO हमने देखा था जनरल मुशर्रफ ने दिया था, PTI भी इसको NRO 2 का नाम दे रही है। लेकिन आपको भी हकीकत पता है, जितना हम लोगों ने पढ़ा या जो केसेस की डिटेल्स देखी या जितनी श्योरिटी थी उन केसेस में या प्रोसिक्यूशन जब हम देखते थे तो लगता था कि ओपन एंड शट केसेस हैं। अगर इन केसेस की डिटेल्स में जाएं, हमेशा एतजाज़ अहसन साहब ने भी एक ही बात की। तो आपको लगता है कि या आप समझते हैं कि ये भी NRO की दूसरी किस्म है?
देखिए आपने कितनी आसानी से बात कह दी कि परवेज मुशर्रफ साहब ने भी एनआरओ दिया था, और ये बात भुला दी गई कि परवेज मुशर्रफ साहब किस तरह बरसरे इख्तिदार आए थे, किस तरह उन्होंने शबखून मारा था, दस्तूर को सबोताज किया था, और किस तरह वो इंतहाई यानी गद्दारी के मुर्तकिब हुए थे। वो सारी बातें नजरअंदाज हो गई और नवाज शरीफ साहब की को एनआरओ दे दिया गया क्योंकि उनकी सजा मिली उनको, तो उनको सऊदी अरब जाने की इजाजत दे दी गई। तो हमें ये एनआरओ याद है और वो याद नहीं है कि जो परवेज मुशर्रफ ने इस मुल्क के साथ किया, एक मुंतखब वजीर आजम के साथ, उसको कैसे उन्होंने किस कानून की बुनियाद पर मुंतखब वजीर आजम की हुकूमत खत्म की गई। तो ये भी आपके लिए सोचने की बात है। तो बाकी तो जहां तक एतजाज अहसन साहब हैं, वो कोई चीफ जस्टिस तो नहीं है सुप्रीम कोर्ट के, फैसले तो अदालतों को करने हैं ना। अब ये फरीकैन जो हैं वो तो मोटी मोटी किताबें लेके और मोटी मोटी फाइलें लेके अदालतों में पेश होते हैं। हर मुकदमा जो है अदालत में पेश होता है, उसको 1000, 2000, 3000 सफात की तो फाइल होती है ना, तो इस्तगासा भी होता है और फिर सफाई के वकील भी होते हैं। तो इन सब चीजों से क्या साबित हो रहा है? इमरान खान का करप्शन का, चोर डाकू लुटेरे, ये बयानिया गलत था, केसेस कमजोर थे, प्रोसिक्यूशन कमजोर थी, या सियासी इंतकामी बुनियादों पर ये सारे केसेस बने थे? देखिए, जो कुछ भी आप कहें, फैसला अदालत को करना होता है, और अदालत जो है जब कोई फैसला करती है तो फिर उसको तस्लीम करना पड़ता है। और ये किसी एक फरीक के कहने से इमरान खान साहब के खिलाफ हमारी मरियम औरंगजेब और रहमत सनाउल्लाह जितने संगीन इल्जामात लगाते हैं तो हम तस्लीम कर लें उनको आंखें बंद करके। और इमरान खान साहब जो अपने मुखालफों के बारे में कहते हैं, तो क्या उनका कहना जो है वो हरफे आखिर हम समझ लें? तो ये जो सियासत में एक दूसरे के साथ इस तरह की बदसलूकी होती रहती है, अब भी हो रही है, लेकिन आजम सवाती को एक ट्वीट करने पर जो पकड़ा गया है और जो सलूक उनके साथ हो रहा है, जो बताया जा रहा है, ये रवैया दुरुस्त है? भाई तशद्दुद तो किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, ये तो गैर इंसानी बात है, इसकी कोई इजाजत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब इसका सबूत क्या है, इसका कोई तहकीकात होनी चाहिए, और अगर कोई ऐसी ज्यादती हुई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें तो दो राय हो नहीं सकती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे ब्रेक लेनी, वापस आते हैं वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा माहिर कानून लतीफ़ खोसा साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया खोसा साहब आपका। खोसा साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, एतजाज़ अहसन साहब से पार्टी क्यों नाराज़ हो रही है? जो वो इमरान खान की हिमायत कर रहे हैं, या जिस तरीके से शरीफ ख़ानदान को रिलीफ मिल रहा है, और उन केसेस पर जिनको वो ओपन एंड शट केसेस कहते थे, सिर्फ वो नहीं कहते थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कहती थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक वक्त था नून लीग को, शरीफ बरादरान को करप्ट कहती थी, चोर कहती थी, मुल्क को लूट के खा गए। ये बातें तो आप लोग भी करते थे, वही एतजाज साहब भी कर रहे हैं आज। तो क्यों पार्टी उनसे नाराज हो रही है? देखिए, ये हमारी फैमिली है, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये एक खानवादे की तरह है। इसमें जाहिर है कि कुछ नाराजगियां होती हैं, कुछ उनसे जवाब तलबियां होती हैं। एक खानदान में बच्चे भी जो है नाराज होते हैं, और इसमें हमारा अंदरूनी मसला है, ये इंशाल्लाह हल हो जाएगा। एतजाज अहसन यकीनन एक सरमाया भी है, एक इंटेलेक्चुअल हैं इस मुल्क में, उनका माशाल्लाह जवाब तलबी उस बात पर हो रही है, जवाब तलबी उस बात पर हो रही है जो बातें आप लोग भी करते रहे हैं, उन केसेस पर बातें आप लोग भी करते रहे, जो बात एतजाज साहब कर रहे हैं, जिस वजह से पार्टी नाराज हो रही है। देखें, उस वक्त तो माशाल्लाह मोहतरम इमरान खान साहब भी सबसे बड़ा डाकू कहते थे, जिनको आज उन्होंने वजीर आला बनाया हुआ है, और जिनको कहते थे मैं अपना चपड़ासी भी ना रखूं और वो इंटीरियर मिनिस्टर रहे। तो ये सियासत में तो जब आप तो इसका मतलब आप ये कहना चाहिए तो एक दूसरे पर मोहब्बत, जंग और सियासत, इनमें सब कुछ जायज है, सियासत को भी ऐड कर लेना।
आप जो मर्जी इसको कह लीजिएगा, देखें इसमें जो मर्जी कह लें। वो तो मोहतरम एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने कहा था ये सियासी बयान है, तो ये सियासी बयानात भी होते हैं और सियासत के उतार चढ़ाव भी होते हैं, और सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं होता है। कल का दोस्त आज का दुश्मन है और आज का दुश्मन कल का दोस्त भी हो सकता है। करप्शन के बयानिए महज एक सियासी बयानिए होते हैं, इनमें कोई हकीकत नहीं होती। आप नून लीग पर इल्जाम लगाएं, वो आप लोगों पर लगाएं, पीटीआई पर आप लोग लगाएं। नहीं देखिए, पानामा लीग का एक बैनुल अक़वामी इन्वेस्टिगेटिव जो इदारा था उन्होंने किया था, और यकीनन हमने उसको आगे लेकर चले थे। मगर ये देखें, हमारा एक इमरानी मुआहदा, एक आइन भी है जो पाकिस्तान के अवाम का इमरानी मुआहदा है, और आइन पाकिस्तान कहता है कि वफादारी जो है ये रियासत की हर एक पर वाजिब है, और ताबेदारी, उसकी पासदारी आइन और कानून की हर शख्स पाकिस्तानी पर लाजिम और वाजिब है। तो अगर एक अदालत फैसला करती है आइन और कानून के मुताबिक, तो मेरी अपनी परसेप्शन जो मर्जी हो, बैनुल अक़वामी जो इदारे हैं वो कुछ भी कहते रहें, हमने भी यही कहा था कि भाई इसकी जो जांच पड़ताल की जाए। ये इल्जामात हैं और बड़े संगीन नौयत के इल्जामात हैं, यकीनन इसकी इंक्वायरी जो भी हुआ, आप लोग तो मनी लॉन्ड्रिंग केसेस पर भी यही बात करते थे, जिनमें से बरियत मिली हमजा शहबाज को और शहबाज शरीफ को। आप तो मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में भी कहते थे। मैं आज भी उन बयानों पर कायम हूं और हमारी पार्टी कायम है। लेकिन देखें, जब अदालत एक फैसला कर देती है, फिर इमरान खान के इस बयानिए में तो एटलीस्ट आप साथ हैं कि फिर एनआरओ मिला इनको। देखिए, एनआरओ में पहले भी, हमारा भी जो एनआरओ था, ये टर्म कॉइन कैसे हुई, मैं तो उसका उस प्रोसेस में भी था। हमने कभी एनआरओ नहीं मांगा था। ये खुद जो जनरल परवेज मुशर्रफ को कहा गया कि आप इस तरह करो, और सबसे ज्यादा अगर फायदा मिला था तो वो ब्यूरोक्रेसी को और एमक्यूएम को मिला था। माफ कीजिएगा जरा, वो आप नंबर ऑफ केसेस देख ले जो उस वक्त विड्रॉ हुए थे एनआरओ के तहत, उसमें तो बहुत ही कम जो है तादाद थी सियासतदानों की, बहुत ही ज्यादा तादाद दूसरी अवामिल की थी, जिनको मोहतरम जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने क्या ये सब कुछ कहीं ना कहीं डील के नतीजे में हो रहा है? जाती तौर केसेस कमजोर बनाए थे या सिर्फ सियासी बयानिए और सियासी इंतकामात के नतीजे हैं ये सब कुछ? देखें, उस वक्त तो मोहतरम इमरान खान अपनी पूरी जबिल्लत पर जो है वो थे, और इमरान खान साहब की वजारत उज़्मा में सबसे ज्यादा ताकत उन्हीं के पास थी, क्योंकि वो कहते नहीं थी ना, वो कहते नहीं थी हुकूमत मेरी थी, ताकत किसी और के पास थी। चलें, अब जो मर्जी कहते रहे। देखें, अगर नवाज शरीफ को ताहयात तो उन्होंने जो है वो करवाया, नाअहल करवाया, तो किसने करवाया? और अदालत अदलिया से करवाया गया। अगर सजाएं करवाई उसको तो किन्होंने की? अगर गिलगित से जो है चीफ जस्टिस का फोन आता है तो वो किसके लिए आता है? अगर शौकत अजीज, जस्टिस शौकत अजीज कुछ कहता है तो वो किसके जो है फायदे में बात हो रही होती है? देखें, ये चीजें उस वक्त इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रही थी, और यकीनी बात है कि ये पूरी शद्दोमद से बैरिस्टर शहजाद जो थे इनके, उनका एक ही मिशन था। जिस तरह सैफुर रहमान का सिर्फ एक मिशन था कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ झूठे केस बनाने में वो हलकान हुए थे और बाद में आसिफ अली जरदारी के पांव पड़ पे गिड़गिड़ा के माफिया मांगी थी, इसी तरह बैरिस्टर शहजाद का एक ही काम था कि जाके बाहर दुनिया सारी में फिरो, लेकिन इनके खिलाफ केसेस जो है कायम किए जाए। और फिर आपने देखा कि मॉनिटर किए गए केसेस तो मनी लॉन्ड्रिंग के ये भी आज तक तारीख में नहीं हुआ। गलत मुकदमात चलाए गए। कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। देखिए, दरोग बर गर्दन रावी, मैं ये कह रहा हूं कि शवाहिद की बुनियाद पर अगर अदालत ने उन्हें बरी किया है तो मैं क्या कर सकता हूं? और आइन कहता है कि आप पर लाजिम है, वाजिब है उस फैसले को तस्लीम करना। यही आइन की आर्टिकल 5 को देख लें। एक और चीज बताएं, ये जो बरियत मिल रही है, ये जो नैब के कानून में तरमीम हुई है कि अब जो इल्जाम आप पर लगा है वो आपको साबित नहीं करना, जिसने इल्जाम लगाया है उसको साबित करना है, मतलब कि बारे सबूत अब आप पर नहीं है, क्या आपने सबूत नहीं देना है। क्या ये उसी का नतीजा है जो तरमीम की है? तो उसी नतीजे में अब ये रिलीफ मिलना शुरू हो गए हैं, तरमीम के असरात आना शुरू हो गए हैं, राइट? एक तो ये
नो नो ना, एब्सोल्युटली इनको इस्तेमाल ही नहीं किया गया, नए कानून को बिल्कुल इतलाक नहीं किया गया। ये वाज़े तौर पर अदालत ने कह दिया कि हम उसी पुराने कानून और उसके तहत कर रहे हैं जो शवाहिद हमारे पास आई हैं। तो एक बात, दूसरी बात ये है कि देखिए, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि ये कानून कोई जो है, एक तो हरफ आखिर कभी कानून नहीं होता है, सिर्फ अल्लाह का कानून अटल है, वही हरफ आखिर होता है। इंसान के बनाए हुए कवानीन, चाहे वो आईन हो चाहे कानून हो, वो परफेक्ट हो नहीं सकते। लेकिन मोहतरम इमरान खान साहब को किसने कहा है कि बाहर बैठो? आप असेंबली में उनकी डट के मुकाबला करो। आप असेंबली में उन के जो कवानीन है, अच्छा जहां तक बारे सबूत की बात है, तो बारे सबूत, माफ कीजिए, दुनिया सारी के कवानीन में है कि बारे सबूत उसी पर होता है जो इल्जाम लगाता है, यानी प्रोसिक्यूशन ही को अपना केस साबित करना होता है। डिफेंस पर, मुल्जिम पर कोई बारे सबूत का ये भार या बोझ नहीं हुआ करता है। ये दुनिया सारे के। और ऑर्डिनेंसेस, खुद मोहतरम इमरान खान साहब ने जो ऑर्डिनेंसेस 2 बनाए थे, उन्हीं में भी अगर देख लीजिएगा तो ये पहले उसमें भी मौजूद था, जिसमें उन्होंने बारे सबूत और एक पंजाब में तब्दीली के कितने इम्कानात हैं? बिजनेसमैन और पंजाब में तब्दीली हो सकती है? किस चीज के? हुकूमत तब्दीली के। देखें, अगर तो आईनी तौर पर, अगर कानूनी तौर पर होती है तो भले हो। अब अगर मोहतरम इमरान खान साहब को जो है एक ही आईनी तरीके से वजीर आजम को दरवाजा दिखाया गया है और वो मोहतरम इमरान खान साहब हैं, नो कॉन्फिडेंस के जरिए, मुझे बताएं इसमें बैरूनी साजिश का कहां से आ गया? अगर अब भी मोहतरम चौधरी परवेज इलाही साहब अपनी खो बैठते हैं मेजॉरिटी किसी वजह से भी, लेकिन दोनों तरफ से क्या ना, उसके बदले हमारे पास है। अब देखें ना, सुप्रीम कोर्ट का जो डिटेल जजमेंट आई है 63A को लेकर, अब नून लीग कहती रहे कि पीटीआई के लोग हमारे साथ हैं, पीटीआई कहती रहे कि उनके तो इतने बंदे हमारे साथ हैं। अब कोई पूरी पार्टी भी अपने साथ कर ले, आप वोट नहीं दे सकेंगे अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ, वो काउंट ही नहीं होना। ये ठीक है, ये आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन मुझे बताएं कि अगर वो इस्तीफा दे देते हैं, कोई उन्हें रोक सकता है इस्तीफा देने से? और मुस्ताफी होने के बाद अगर मेजॉरिटी खो जाते हैं मोहतरम परवेज इलाही साहब, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो फैसला आप जिसका जिक्र कर रही हैं, ये मुतनाज़ा फैसला है, स्प्लिट जजमेंट है 2-1 की, और रिव्यू अभी भी पेंडिंग है। 2 जज साहिबान ने, 3 ने कहा कि ये जो है वोट काउंट नहीं होगा, 2 ने कहा कि ये री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि आइन में ये कहीं नहीं है कि उनके वोट काउंट नहीं होंगे। 3 ने कहा कि वोट शुमार नहीं होगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने, जस्टिस एजाजुल हसन ने और जस्टिस मुनीब अख्तर ने, इन्होंने कहा कि 3 लोग जजेस ने कहा कि वोट काउंट नहीं होगा। ठीक कहा। लेकिन जस्टिस मियां खेल और जस्टिस मंदो खेल साहब ने ये कहा कि ये री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगी। सो ये 3-2 का फैसला है, ये मुतनाज़ा है और इसमें ऑलरेडी जो है एक रिव्यू पिटिशन पेंडिंग है, रिव्यूज। पहले तो ये है कि लार्जर बेंच को ही मेरे ख्याल में सारे अगर बैठ जाए मोहतरम, जितने इस वक्त तो खैर 12 जज साहिबान हैं, 5 जजेस की तशनगी है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अगर इसका भी फैसला कर दें, और अदरवाइज जो है हमें कोई ऐसी नहीं है कि हम किसी भी कभी गैर आईनी तरीके से सोच भी सकते हैं। ये मोहतरम इमरान खान साहब ही का ये जो है कि गैर आईनी तरीके से वो कहते हैं चढ़ दौड़ो इन पर, जो है यलगार मार दो और बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा माहिर कानून लतीफ़ खोसा साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी तकसीम आज जिस सतह पे है, आज से पहले शायद कभी नहीं थी। कोई डिपार्टमेंट हो, कोई बाजार हो, हत्ता कि एक ही घर के अफराद आपस में सियासी तकसीम रखते हैं। शायद इसकी वजह इमरान खान का तरीक़ा सियासत है, जो कौम में खासा मकबूल इसलिए हुआ क्योंकि इसमें उन्होंने कौम को ये यकीन दिलाया कि उनकी सारी पसमानदगी के विलन हमारे सियासतदान हैं। महरूमियों की सारी जिम्मेदारी रिवायती सियासत पर है। मुश्किलात और मुफलिसी का सारा मलबा उनकी करप्शन पर डाला गया, जो कई दहाइयों से इस मुल्क की हुक्मरानी कर रहे थे। लिहाजा ये बयानिया खासा मकबूल हुआ और घर घर में हुआ और घर घर में नफरत और गुस्सा पहुंचा। कहीं कहीं मजहबी टच देकर वो इसे जिहाद भी कहते हैं। आज भी कराची के जलसे में उन्होंने कुछ इसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, ज़रा देखिए।
बड़े बड़े मुजरिमों को अगर NRO 2 देने में कामयाब हो गए, ये मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। और अगर कानून की हुक्मरानी की धज्जियां उड़ाई गई कि ताकतवर पैसा चोरी करके बाहर चला जाए और बाहर से वापस NRO लेके आ जाए, फिर मुल्क लूटे, फिर बाहर चला जाए, इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है अगर हमने ये होने दिया। इन चोरों के खिलाफ हकीकी आजादी की सियासत नहीं कर रहा, जिहाद कर रहा हूँ। नाज़रीन, इख्तिलाफ़ राय एक बहुत ही मुस्बत अमल है जिससे न सिर्फ आपके ख्यालात को ठीक करने की एक दलील मिलती है बल्कि इल्म बढ़ता है। लेकिन जब इख्तिलाफ़ राय में नफ़रत और गुस्सा रच बस जाए तो फिर अदम बर्दाश्त इस हद तक बढ़ जाती है कि सड़कों पर अवाम खुद फैसले करने लग जाते हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमाओं के साथ आजकल ऐसे ही वाक़यात होते जा रहे हैं, वो मुल्क के अंदर हों या मुल्क से बाहर हों। ये सियासी अदम बर्दाश्त थम नहीं रही। मियाँ नवाज शरीफ से लेकर इसहाक डार और मरियम औरंगज़ेब से लेकर एहसन इकबाल तक अक्सर हुकूमती रहनुमाओं को अवाम ने महज इमरान खान के बयानिए पर करप्शन का जिम्मेदार माना और ख़ुद ही हूटिंग और बुलिंग करने लगे। अब ऐसा नहीं है कि सारी की सारी अवाम एक तरफ है और वो इमरान खान के बयानिए को मानते हैं, बल्कि मुस्लिम लीग नवाज़ भी इसी तरह मकबूल है और करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और सादिक और अमीन के इल्ज़ामात के बावजूद उनके वोट बैंक और मकबूलियत को ख़त्म नहीं किया जा सका। ये एक हकीकत है। अब दोनों तरफ में मकबूलियत है तो इसका मतलब ये है कि सियासी तक़सीम मौजूद है जिसमें ऐसी अदम बर्दाश्त कौम के मुस्तक़बिल के लिए नहायत ख़तरनाक है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।